हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। भक्ति काल में आपको करवा रही हूँ अभी। और भक्ति काल में हमने निर्गुण शाखा के अंदर संत काव्य को ख़त्म कर लिया है। आज से हम सूफी काव्य पे चल रहे हैं। सब कुछ सीक्वेंस में चलेगा क्योंकि भक्ति काल आपका बहुत ही बड़ा चैप्टर है। और भक्ति काल के अंदर आप सभी जानते हैं 4 शाखाएं विकसित हुई, जिसमें हमने संत काव्य कर लिया। सूफी काव्य आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम राम काव्य और कृष्ण काव्य को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए सूफी काव्य में हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जितने भी लोग ये पूछते हैं कि किस क्लास के लिए, किस एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ। हिंदी साहित्य अगर आपके सिलेबस में है तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर चर्चा हम ना करते हुए सीधा सीधा क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। जितनी भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी उससे ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपको एक क्वेश्चन में लगभग आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपके कवर हो पाएँ और भी। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन अगर करवाया जाए तो 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं सिर्फ सूफी काव्य से। तो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाना ही मेरा मेन उद्देश्य है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। बहुत मेहनत लगती है इस सब करने में आपका। ठीक है, मैं अकेले ही करती हूँ सभी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, फूल मरे पे मरे ना बासु। यह पंक्ति जो है किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है। दादू दयाल, कबीर, रविदास या फिर जायसी। तो आप क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर कर देंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आंसर कर देंगे। खैर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सूफी काव्य से आपको आज क्वेश्चन करवाना है, तो आप सीधा सीधा आंसर लगा देंगे यहाँ पे 4th ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों जो है ये संत कवि के अंदर आते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताना, आपको पता है कि नहीं दादू दयाल, कबीर और रविदास आपके संत कवि के अंदर आते हैं, संत काव्य के अंदर आते हैं? अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो फिर मेरा 3 दिन का मेहनत बेकार है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दादू दयाल, कबीर और रैदास ये तीनों आपके संत काव्य के अंदर आते हैं। और यहाँ पे फूल मरे पे मरे ना बासु, ये जो पंक्ति है ये जायसी की पंक्ति है। ठीक है, पर आपको एग्जाम में पता नहीं होगा कि आपको सूफी काव्य का चैप्टर से क्वेश्चन आया है या राम काव्य का क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आपको ये पंक्ति याद रखनी है। तो ये आपको ध्यान में रखेंगे, ये कवि की पंक्ति जायसी की है और ये पद्मावत से ली गई है। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत से ली गई है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, बहुत इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसमें इनकी रचना ये मानी जाती है, अवधी भाषा में रचित है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जायसी से इम्पॉर्टेंट कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ये किस शाखा के अंदर आते हैं, तो याद रखिए प्रेमाश्रयी शाखा दिख जाए आपको, प्रेमाश्रयी शाखा, माफ़ कीजिएगा, प्रेमाश्रयी शाखा, ये प्रेमाश्रयी शाखा के अंदर आते हैं। या फिर सूफी काव्य, दोनों ही दिख जाए तो दोनों ही आपके राइट ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, आप सभी इतना तो आप जान ही गए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, इनका पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। इनका पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, आगे इनके बारे में हम और बात करते हैं। सबसे पहले तो ये अवधी भाषा में इन्होंने रचना की है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कवि है जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की, तो वो कौन हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रश्न भी आपका DSSS में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जितनी बातें बता रही हूँ सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना जो पद्मावत है ये कब रची गई, ये भी बहुत पूछा जाता है, 1540 ईस्वी में। ठीक है, 1540 ईस्वी में पद्मावत इनकी रचना है जो रची गई है। जायसी ने पद्मावत के विषय में कहा है कि सन 957 आहा राम कथा बैन कवि आहा। तो कहा, तो ये जो पंक्ति है ये पंक्ति भी आपका बहुत पूछा जाता है, सन 957 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। तो ये पंक्ति भी आपका पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। जायसी की अन्य रचना की हम बात करें तो पद्मावत हो जाएगी, आखिरी कलाम, कहरनामा, कन्हावत, अखरावट, चित्ररेखा, मसलानामा। एक आपका एक और इनका जो रचना है चित्ररेखा, ये याद रखिए। चित्रलेखा अलग है जो भगवती चंद्र वर्मा का है, ये है चित्ररेखा जो कि आपके जायसी की रचना है, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी संत कवियों की मैंने आपको सभी को बहुत बार रिपीट किया है, तो अभी मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं।
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। कौन सा है यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा जो कि इनकी सूफी काव्य की रचनाएं हैं। इंद्रावती, इंद्रावती, हंस जवाहिर, चित्रावली, मधुमालती। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे आपका। तो याद रखिए इंद्रावती किसकी रचना है, इंद्रावती यहाँ पे किसकी रचना है, नूर मोहम्मद की रचना है। हंस जवाहिर किसकी रचना है, कासिम शाह की रचना है। चित्रावली किसकी रचना है, तो उस्मान की रचना है। पर मधुमालती जो है ये कुतुबन की रचना नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने मार्क्स आपके बने इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ईमानदार रहना, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताते चलिएगा मुझे। अब हम बात करें मधुमालती की, तो मधुमालती किसकी रचना है, मधुमालती किसकी रचना है, कैसे याद रखेंगे। तो याद रख लेना, मधुमालती बर्तन मांजने चली गई है। क्या मांजने चली गई है, बर्तन मांजने चली गई है। और इसीलिए यहाँ पे इनके रचनाकार कौन हो जाएंगे, मंझन। मांझने चली गई है तो मंझन हो जाएंगे। मधुमालती के रचनाकार कौन है, मंझन। बस ऐसे ही आपको याद करने के लिए मैंने बताया इसको। कोई भी ऐसा कुछ ना सोचें कि किस प्रकार से याद करवाया जा रहा है। तो ये बस आपको रिलेट करना है, रिलेट करने से चीज़ें बहुत आसानी से याद रह जाती है। और आप खुद देखेंगे एग्ज़ाम में, अगर मधुमालती आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको याद आ जाएगा मधुमालती क्या करने जा रही है, बर्तन मांजने जा रही है, ठीक है। 1545 में ये बहुत ही सुंदर रचना है इनकी, मंझन की, जो काफ़ी बार पूछी जाती है। इसमें जो है कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर नरेश विक्रम राय की कन्या मधुमालती के प्रेम की कहानी का वर्णन है। सूरजभान के पुत्र मनोहर और मधुमालती के प्रेम की कहानी का वर्णन है। शेष जो सभी रचनाएं हैं वो सूफी काव्य धारा के ही हैं, ठीक है। और कुतुबन की जो रचना है वो कौन है, ये जो कुतुबन है, कुतुबन की रचना कौन सी है, क्या नाम है, मृगावती, ठीक है। मृगावती इनकी रचना है। अब ये कैसे याद रहेगा, चलो आगे बताऊंगी। सबका कोशिश करूंगी कि आपको याद भी होता जाए साथ में। मधुमालती याद हो गया ना, मंझन का है। चलिए तो हम आगे इसको देखते चलेंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि कुतुबन की रचना मृगावती जो है ये काव्य में, सूफी काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। मृगावती में मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। मसनवी शैली का प्रयोग इसमें किया गया है, ये भी आपका बहुत पूछा जाता है। इतनी बातें आपकी क्लियर है। चलिए तो ये आपको ध्यान में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया, मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसरुद्दीन हुसैन और साहू सुजाउद्दौला। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है आलो उजाला, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद आलो उजाला ने किया। यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। तो ये अगर पूछा जाता है कि किसने अनुवाद किया तो आलो उजाला हो जाएंगे, लेकिन करवाया किसने था, तो मगन ठाकुर ने करवाया था। क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर करना है। दोनों ही बातें मैंने आपको बता दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है देखते हैं। उद्धि आई ते ही बंधन किन्हा इति दसमाथ अमर पद दीन्हा। तो ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति किस रचनाकार की है ये आपको बताना है। यूपी टीजीटी में आपका 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। कुतुबन, तुलसी, जायसी या फिर सूरदास। तो यहाँ पे तो आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं। आपको पता है तुलसी राम काव्य में आते हैं, जायसी आपके सूफी काव्य में आते हैं, सूरदास आपके कृष्ण काव्य में आते हैं। तो दो ही कंपटीशन बचा आपके पास, तुलसी और जायसी, दो कंपटीशन बचा आपके पास। अब इसमें आप बता दो कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो आपको ये पंक्ति को ही ध्यान में रखना है। उदती आई ते ही बंधन किन्हा इति दसमात अमर पद दिन्हा। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है, याद रखें, जायसी की पंक्ति है, ठीक है। ये किसकी पंक्ति है, जायसी की पंक्ति है। उक्त पंक्तियों के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये पंक्तियां जायसी के प्रसिद्ध सूफी काव्य पद्मावत जो है इनकी रचना। देखिए पद्मावत से बहुत सारी पंक्तियां पूछी जाती है, तो पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड से ली गई है। किससे ली गई है ये वाली पंक्ति, लक्ष्मी समुद्र खंड।
कल भी बताया था, लक्ष्मी समुद्र खंड से ली गई है, ठीक है। और इसकी भाषा क्या है आपको पता ही है, इसकी भाषा अवधी है, क्योंकि इसकी रचना जायसी ने की और जायसी ने सिर्फ और सिर्फ अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं। इनकी रचना अगर पूछा जाए तो ये 1540 ईस्वी, इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पद्मावत का जो भी आपके इम्पॉर्टेंट रचना है उसके आपके जो है रचना काल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, 1540 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए एक बात आपको और ध्यान में रखना है, विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पूछा जा सकता है पद्मावत को ट्रेजिक कृति किसने कहा है, तो विजय देव नारायण शाही ने कहा है। इतनी बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, एक बार इसको हम नोट भी आपको कर देते हैं ताकि आप इसको देख सके। विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही, इन्होंने क्या कहा है, अपनी हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति इन्होंने कहा है। रामचंद्र शुक्ल की बात करें, तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, पद्मावत को इन्होंने समासोक्ति काव्य कहा है। ये भी प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है, समासोक्ति काव्य कहा है, ठीक है। तो विजय देव नारायण शाही ने क्या कहा है, ट्रेजिक कृति कहा है, और रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति काव्य कहा है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। जायसी के बारे में मैंने आपको आगे भी बताया था। इनकी जो हम बात करें तो इनके गुरु का नाम काफ़ी पूछा जाता है, याद रखेंगे, सूफी फ़कीर शेख मोहिदी, मुहिउद्दीन नाम भी इनका है, ठीक है, मुहिउद्दीन भी कहा जाता है। और ये इनके गुरु हैं शेख मोहिदी, और शेर शाह के ये समकालीन है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बनता है, कबीर किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी, इसको आपने याद कर लिया होगा। और जायसी किसके समकालीन थे, तो याद रखेंगे शेर शाह सूरी के समकालीन थे, शेर शाह सूरी, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। अमेठी के निकट जायस नगर में ये रहते हैं और सिर्फ अवधी भाषा में इन्होंने रचनाएं की हैं। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य कौन सा होगा। तो देखिए कोई भी आपका टीजीटी या पीजीटी का जो आपका एग्ज़ाम होता है किसी भी राज्य लेवल पे, तो आपका नागमती वियोग खंड जरूर रहता है। बिहार स्टेट में भी आपका नागमती वियोग खंड से संबंधित सिलेबस में आपको देखने को मिला था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो भी आपका एक तरह से देखा जाए संपूर्ण वे में जहाँ से आपका सिलेबस में देखने को मिलता है, वो आपका एक तरह से सार्वजनिक सिलेबस ये कहलाता है, जहाँ से प्रश्न आपका बहुत बनता है। तो इसको देख लेते हैं। यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की है। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो नागमती वियोग खंड से संबंधित जो आपके तथ्य हैं उसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, पहला ऑप्शन आपका सही है, यह 12 मासा शैली में ही लिखा गया है नागमती वियोग खंड। और दूसरा जो ऑप्शन है आपका वो फोर्थ ऑप्शन सही है कि नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे, ठीक है। तो 12 मासा की शुरुआत जायसी ने तो नहीं की है, लेकिन ये आपका जायसी में ही लिखा गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मलिक मोहम्मद जायसी, यहाँ पे फोर्थ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 और 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। तो याद रखिए नागमती जो है ये एक पद्मावत से लिया गया है, नागमती विरह का वर्णन यहाँ पे किया गया है। और इसमें हम बात करें तो इसकी संवेदनशीलता का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। नागमती विरह वर्णन में जैसा व्यथा
स्वयं ही मुखरित होने लगता है। नागमती वियोग खंड 12 मासा शैली में लिखा गया है और इस वियोग खंड में नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो ये सभी बातें इसके बारे में सही थी। तो 1 और 4 आपका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा श। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताते हैं, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ से लिया गया है? अभी अभी बताया है, इसमें तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पद्मावत। ठीक है। अब मैं ना बात करूं अगर पद्मावत का रचना, तो आपको मैंने काफ़ी बार बता दिया है, 1540 ईस्वी में आपका ये रचित है। याद हुआ कि नहीं? अभी आपको याद हो जाएगा, क्लास के अंत तक बहुत चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और देखिए, ये आपको ध्यान में रखना है कि इस कृति में 57 खंड हैं। कितने खंड हैं? 57 खंड हैं टोटल। ये आपका बहुत पूछा जाता है। पिछली बार आपका खंड से कौन सी रचना खंड में है, कौन सी रचना समय में है, कौन सी रचना काल में है, इस प्रकार से भी आपका एक सुमेलित क्वेश्चन बना था। तो पूछा जाता है भाई, याद रखिए 57 खंड है इसमें। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इसका मतलब क्या है कि शुक्ल जी ने इसके जो पूर्व की रचना में 2 खंड माना है, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। ठीक है। उत्तर की बात है, यानी पूर्वार्ध जो है वो कल्पना से संबंधित है, कल्पित माना इन्होंने, कल्पित। ये प्रश्न पूछा जाता है। और उत्तरार्ध जो है, यानी कि उसके बाद की जो बातें हैं वो जो है उसमें सच्चाई उन्होंने मानी है कि ये ऐतिहासिक है। क्या है? ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक है। तो ये बात भी आपका पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। ठीक है। इनकी अन्य रचना की बात करें तो अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कन्हावत, जायसी की रचनाएं हैं। मृगावती जो है इसमें, मृगावती, ये मृगावती 1501 ईस्वी में कुतुबन की अवधी भाषा में रचित है। ये कुतुबन की रचना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि याद करवा दूंगी, तो कुतुबन कैसे याद रहेगा आपको? मृग कहाँ गया? वन में। मृग कहाँ गया? वन में गया। तो कुतुबन किसकी रचना है? मृगावती जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मृग मतलब हिरन, आपको पता ही है। तो मृग कहाँ गया? वन में चला गया। तो कुतुबन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और अखरावट आपको पता है जायसी की ही रचना है। और मधुमालती से आपको याद आ गया होगा, मालती गई बर्तन मांजने, तो मंझन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद हुआ कि नहीं? बताओ कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस हिंदी की शैली में हम नहीं मानेंगे? कौन सी जो शैली है वो हिंदी शैली के अंदर नहीं आएगी? मसनवी शैली, संस्कृत निष्ठ हिंदी, दक्षिणी या फिर हिंदुस्तानी? आपको पता है संस्कृत निष्ठ हिंदी भी आपका हिंदी के अंदर आता है, जो कि आपका तत्सम रूपी रूप होता है हिंदी का। दक्षिणी हिंदी भी होता है और हिंदुस्तानी हिंदी भी होता है। हिंदुस्तानी हिंदी के अंदर आपको पता है उर्दू फारसी के शब्द आपके ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मसनवी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। मसनवी को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मसनवी फारसी भाषा की शैली है। किस भाषा की शैली है? फारसी भाषा की शैली है। ठीक है, फारसी भाषा की शैली है मसनवी। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सूफियों ने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया है। और मसनवी का तात्पर्य क्या है? काव्य लिखने का ढंग। ठीक है। तो 4 चरण है होते हैं इसमें, याद रख लीजिए। मसनवी काव्य लिखने के 4 चरण होते हैं। ईश की वरना, यानी कि ईश्वर की वंदना करना, ईश्वर की वंदना। दूसरा होता है आपका पैगंबर की स्तुति। तीसरा होता है साहे वक्त की प्रशंसा, यानी जो उस वक्त के जो बादशाह होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं वो मसनवी शैली में। ठीक है। और चौथा होता है आत्म परिचय। इन 4 चरणों से मसनवी शैली में लिखा करते थे सूफी कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो जायसी की बहुत सारी रचनाएं मैं आपको बता चुकी हूँ। चित्ररेखा आपको पता ही है, जायसी की रचना। अखरावट भी इन्हीं की रचना है। कहरनामा भी इन्हीं की रचना है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कौन सी रचना जो है वो जायसी की नहीं है। तो छिताई वार्ता, छिताई वार्ता किसकी रचना है? नारायण दास की है। नारायण दास की रचना है। याद रखिएगा, छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है।
और इसका रचना काल अगर पूछा जाए तो 1590 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, शेष जो रचना है वो सभी आपके जायसी की रचना है, याद रखिएगा। और आचार्य शुक्ल जो हैं वो जायसी को प्रथम श्रेणी के कवि में रखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना अत्यंत गुण है। इस प्रकार का इन्होंने एक पंक्ति उनके बारे में कहा है, जो कि आपके एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो ये सभी आपको बातें ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते, मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा में पहली कृति कौन सी है? पहली कृति मुल्ला दाऊद की बताएंगे यहाँ पे, चंदायन या लोर कथा, वीरांगना, पथिक या यशोधरा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है इसको। रामचंद्र शुक्ल ने मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन जो है उसको माना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन को माना है। इसका समय क्या माना है? 1379 किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है। ठीक है, अब हम अगर और भी बात इनके बारे में आपको बताएं तो सबसे पहले याद रखिए, मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति है ये। ठीक है, चंदायन, जिसको लोर कहा भी कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंदर रखा है इनको। किनको? मुल्ला दाऊद को। ठीक है, संधि काल के अंतर्गत रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या फिर लोर कथा नाम से संबोधित किया था। तो ये लोर कहा जो आप देखते हैं ना, ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी DSSB में बन चुका है, TGT में फीमेल कैटेगरी में 2021 में। ठीक है, तो बताएंगे यहाँ पे आपका क्या हो जाता। तो लोर कहा किसने कहा है? माता प्रसाद गुप्त ने कहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन की मृगावती को सूफी प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। ये मैं आपको लिख देती हूँ। शुक्ल जी ने, शुक्ल से समझ जाएंगे आप। शुक्ल जी ने किसे माना है? कुतुबन की मृगावती। कुतुबन की मृगावती को पहला प्रेमाख्यानक कवि माना है, प्रथम कवि। ठीक है, प्रेम मार्गी शाखा यानी सूफी काव्य शाखा का प्रथम कवि माना है। प्रथम कवि कुतुबन को माना है और उसकी रचना मृगावती को प्रथम सूफी काव्य माना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये सभी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। और मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के नायक और नायिका लोर यानी कि लोरिक और चंदा है। चंदायन में जो भाषा प्रयोग हुई है वो अवधि हुई है, और जो छंद हैं उसमें छंद चौपाई और दोहा है। ये भी आपसे पूछा जाता है। चौपाई और दोहा छंद में ये लिखा गया है, चौपाई और दोहा। ठीक है, चौपाई और दोहा छंद में ये लिखा गया है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अब बात करें पथिक, तो ये पथिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पथिक किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। यशोधरा किसकी रचना है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी आप देखेंगे जब हम भारतेंदु युग में पढ़ेंगे इनको। ठीक है, भारतेंदु युग बोल रही हूँ, सॉरी, आधुनिक काल में जब हम पढ़ेंगे तब हम बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। यशोधरा किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध है, बताइए किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, और वीरांगना किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। ठीक है, तो सबका मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक बात और इसमें आप ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। वीरांगना जो है ना, ये आपका उपन्यास भी है, और एक उपन्यास है और एक कविता है वीरांगना नाम से। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। वीरांगना के उपन्यासकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, और इसके कविता के रचनाकार कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल,
ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये वीरांगना के बारे में मैंने बताया आपको। उपन्यास है रामनरेश त्रिपाठी का, कविता है केदारनाथ अग्रवाल का। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। तन चितूर मन राजा किन्हा, हित सिंघल बुद्धि पद्मनि चिन्हा। तो पद्मिनी है तो आप समझ गए होंगे कि ये किसका है, पर ये जो है इतना दूर आपसे पूछ लिया जाता है। तन चितूर मन राजा किन्हा, बताएंगे किस ग्रंथ से है। सीतायन, बीजक, पद्मावत या बिहारी सतसई। देख के ही समझ में आ गया होगा, पद्मावत। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये किसकी रचना है, तो जायसी की, आप सभी जानते हैं। इनके जो गुरु हैं, गुरु के बारे में मैंने आपको बता दिया था ना। जायसी की रचना है। इनके गुरु जो है वो शेख मोहिदी हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। शेर शाह के ये समकालीन कवि थे। उत्तर प्रदेश के अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर ये रहते थे। जायसी के पद्मावत जो है ये 57 खंड में लिखा गया है, ठीक है। और इनका प्रिय अलंकार भी पूछा जाता है। जायसी का प्रिय अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है। पद्मावत की भाषा क्या है, अवधी है। और इसकी रचना शैली पर आदिकाल के जैन कवियों की दोहा चौपाई पद्धति का प्रभाव पड़ा है। आचार्य शुक्ल ने जायसी के 3 ग्रंथ माने हैं, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं, एक तो है आपका पद्मावत, दूसरा है अखरावट और तीसरा है आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। बीजक किसकी रचना है, आपको पता ही है। बीजक किसकी रचना है, कबीरदास की है। बिहारी सतसई किसकी रचना है, बिहारी लाल की है, जो कि आप रीति काल के अंदर पढ़ेंगे। और सीतायन किसकी रचना है, सीतायन मैथिली भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं वैद्यनाथ मलिक, ठीक है, जिनको विधु नाम से भी जाना जाता है। उनकी ही महाकाव्य है सीतायन। सीतायन किनकी है, याद रख लीजिए, वैद्यनाथ मलिक विधु, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, जो आपको नहीं पता है वो आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उतना सब मैं यहाँ पे लिखूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। नोट पैड नहीं है मेरे पास, पेंसिल, आपका डिजिटल पेंसिल नहीं है मेरे पास, पेन, तो इसीलिए इसमें मुझे लिखना पड़ता है और यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है लिखने में, ठीक है। तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ इसीलिए, ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। शुक्ल जी ने 3 ग्रंथ माने हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ये भी आपका पूछा जाता है, तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है। आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है, बाबर, शहंशाह, हुमायूं, अकबर। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। याद रखेंगे, बाबर की इन्होंने जो है प्रशंसा की है जायसी जी ने। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनकी सभी रचनाओं के बारे में आपसे पूछा जाता है, क्योंकि जायसी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सूफी काव्य में, सबसे ज़्यादा। तो इनके बारे में ये बात आप जान लीजिए। इनकी रचना जैसे कि पद्मावत है, एक पद्मावत रचना है इनकी। प्रमत में प्रणय गाथा है, क्या है, प्रणय गाथा। अगर हम बात करें अखरावट की, तो अखरावट में क्या है, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों का उन्होंने भरी चौपाई इन्होंने लिखा है, वर्णमाला से संबंधित, ठीक है। वर्णमाला से संबंधित एक एक अक्षर को लेकर के इन्होंने सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई लिखी है। आखिरी कलाम की हम बात करें, आखिरी कलाम, तो इसमें इन्होंने, ये प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है, प्रलय से संबंधित कथा का वर्णन किया और बाबर की प्रशंसा की है। दोनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी। बाबर की प्रशंसा भी की है, जो आप क्वेश्चन का आंसर देख ही रहे हैं। इसके अलावा प्रलय से संबंधित इन्होंने बातें भी की हैं। प्रलय से संबंधित कथा इन्होंने, प्रलय की कथा इन्होंने इसमें बताया है। तो प्रश्न आपका पूछा जाता है कि किसमें, जायसी की किस रचना में प्रलय का वर्णन है, तो आखिरी कलाम में है। तो याद रखिएगा, आखिरी सलाम, आखिरी कलाम, अब क्या हो गया, प्रलय आ गया, सब खत्म। तो इस तरह से आपको याद रख लेना चाहिए, आखिरी कलाम। चित्ररेखा इनकी एक रचना है जिसमें लघु प्रेमाख्यानक रचना है, और कहरा नामा इनकी एक रचना जिसमें आध्यात्मिक विवाह की चर्चा है। तो ये भी आपका बहुत पूछा जाता है, कहरा नामा, इसमें क्या है, आध्यात्मिक विवाह की चर्चा है, ठीक है। आध्यात्मिक विवाह की चर्चा है, याद रख लीजिएगा, और कहरवा शैली में लिखा गया है, नाम से ही समझ में आता है। चलिए, इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। इनकी रचनाओं से संबंधित जितना भी बताया ना, यहीं से पूछा जाता है, आगे नहीं बढ़ेंगे।
चलिए, सूफी कवि किस किस शाखा से संबंधित है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है। कृष्ण भक्ति तो होगा नहीं, राम भक्ति भी नहीं होगा, ज्ञान तो संत के अंदर आता है, तो प्रेमाश्रयी काव्य शाखा के अंदर सूफी कवि आते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे झूठ मूठ का खींचेंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का नहीं है? सगुण भक्ति धारा का नहीं है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में आप ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा 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 लिख लीजिए। सगुण के अंदर क्या आता है? राम काव्य और कृष्ण काव्य, यही तो दो आता है ना। अब देख लो, सूरदास को आते हैं, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। कुतुबन आपका नहीं आएगा, क्योंकि कुतुबन में ना राम की वर्णन, ना इन्होंने राम का वर्णन किया, ना कृष्ण का किया है। अच्छा, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है सगुण भक्ति के कौन नहीं है, कौन नहीं है? तो रसखान, सूरदास तो है, रसखान भी है, नंददास भी है, कौन नहीं है? कुतुबन नहीं है भैया। ठीक है, तो सूफी काव्य के अंदर आते हैं कुतुबन, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। माफ़ी चाहूँगी, मैंने गलत समझ लिया क्वेश्चन को थोड़ा, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कुतुबन हो जाएगा। ठीक है, कुतुबन की हम बात करें तो ये चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान के शिष्य थे। इनके गुरु के नाम पूछे जाते हैं, देख लो थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पे हम कुतुबन की अगर हम बात करें तो ये चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान। पूछा जाए ना चिश्ती वंश के प्रवर्तक कौन है, तो कौन हो जाएंगे? शेख बुरहान। और ये कौन है? ये गुरु हैं किसके? कुतुबन के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और मृगावती की रचना इन्होंने की है। कुतुबन, वन में कौन गया? मृग गया, तो मृगावती रचना किसकी है? कुतुबन की है। और ये कब रचित हुआ? 1501 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1501 में ये रचित है। ठीक है, और अवधी भाषा में रचित है, दोहा चौपाई छंद में रचित है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? सिंघल द्वीप की, नागदेश की, अवंतिका की, या फिर चित्तौड़ की? सबको पता है सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मावती, है ना। और देखिए, प्रतीक से भी प्रश्न आपके बनते हैं। जायसी के पद्मावत में पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। और पद्मावत के पात्रों और स्थानों के प्रतीकात्मक भी देखने को मिलते हैं, जहाँ रत्न सेन, ये किसका? रतन सेन जो है ये किसके प्रतीक हैं? मन या आत्मा के प्रतीक हैं। इस प्रकार से प्रश्न बनता है, वैसे बनेगा भी, तब हम आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति कौन सी मानी जाती? अवधि गलत लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, अवधि इस प्रकार से होगा। ठीक है, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति कौन सी मानी जाती? चंदायन, मधुमालती, मृगावती या फिर चित्रावली? बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिए, चंदायन बिल्कुल सही हो जाएगा। चंदायन जो है ये अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को अवधि की प्रथम काव्य कृति तथा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। याद रख लीजिए, किसने माना है? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को माना है। ठीक है, मुल्ला दाऊद। अब ये कैसे याद रहेगा? चंदायन, मुल्ला दाऊद कैसे याद रहेगा? तो इसको भी हम कुछ कनेक्ट कर लेते हैं। दाऊद कौन था पता है आपको? डॉन था बहुत बड़ा। हाँ, तो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि दाऊद अगर चांद पे भी जाके बैठ जाता ना, तब भी उसको इसी तरह से जो अमेरिकी सेना थी जिसने मार गिराया था, तो वो तब भी उसको मार गिराता। तो दाऊद चांद पे भी जाके बैठेगा, तब भी उसको लोग खोज के उसको मार ही देते। तो यहाँ पे मुल्ला दाऊद किसकी रचना हो जाएगी? चंदायन की। दाऊद कहाँ नहीं जा सकता? चांद पे जाके नहीं बैठ सकता, तो चंदायन यहाँ पे आप इसको रिलेट कर लेना। और ट्रिक कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, बुरा लग रहा है तो वो भी बताना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सभी चीज़ों को देख लिया। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप कि माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा, यानी कि लोक कथा नाम से संबोधित किया था। ये आपका ना बहुत पूछा जाता है। माता प्रसाद गुप्त, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? लोर कहा, और
इसको लोक कथा भी कहते हैं, लोक कथा। ठीक है, लोर कथा या लोक कथा कहा है किसको? चंदायन की रचना को, चंदायन को। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चंदायन की बात कर ही रहे हैं तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। तो यहाँ पे हम बात करें चंदायन की कर रहे हैं, तो चंदायन में आपका पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक और उसकी पत्नी मैना व विवाहित प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें अगर मृगावती, तो आपको पता ही है ये 1503 ईस्वी में अवधी भाषा में रचित है। और मृग कहाँ गया? वन में गया, तो मृगावती किसकी रचना हो गई? कुतुवन की। किसकी रचना हो गई? कुतुवन की। अच्छा, इतनी बार रिपीट कर दिया, अब तक आपको याद हुआ कि नहीं? याद हो गया होगा अभी तक, है ना। मृगावती 1503 ईस्वी में कुतुवन में ये इनकी रचना की है अवधी भाषा में। मधुमालती की बात करें तो मधुमालती 1545 में रचित है। ये डेट इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि इसका ये जो इम्पोर्टेंट है, सूफी काव्य की ये सारी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं और यहाँ से आपका क्रम में क्वेश्चन बना है बीपीएससी में, आगे भी बन सकता है। तो मधुमालती का 1545 ईस्वी में रचित है। और ये मधुमालती कहाँ गई थी? मंझन। मंझन याद आया? बर्तन मांजने गई थी मंझन अवधि में, और ये भी अवधि में ही रचित है। ठीक है, ये भी अवधि भाषा में रचित है। दोहा, चौपाई, छंद, ये सब बात आप जानते ही हैं। चलिए, चित्रावली की बात करें तो चित्रावली किसकी रचना है? 1613 ईस्वी में ये रचित है। किसके द्वारा? उस्मान के द्वारा। उस्मान। चित्र हम यानी कि सेल्फी, चित्र यानी कि सेल्फी। चित्र हम कैसे लेते हैं? मन से लेते हैं, पूरा पूरा मन से सेल्फी लेते हो ना, चित्र लेते हो अपना। तो चित्र यानी कि उस्मान, मन से हम सेल्फी लेते हैं, मन से चित्र बनवाते हैं। तो यहाँ पे चित्रावली की रचना कौन करेंगे? उस्मान करेंगे 1613 ईस्वी में। ये भी आपका सूफी काव्य के अंदर आता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का वर्णन का प्रारंभ किस मास से किया है? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है पर ये बन जाता है। आषाढ़ से माना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो नागमती वियोग खंड में 12 मासा का आरंभ आषाढ़ मास से किया जाता है। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड का ही एक अंश है। ठीक है, इस खंड में राजा रतन सेन के वियोग में संतृप्त रानी नागमती की विरह की कथा का वर्णन है। और इस पूरे अंश में साल के विभिन्न महीनों में नागमती की स्थिति का वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसका चित्रण किया गया है। और नागमती का वियोग खंडन जो है ये हिंदी साहित्य की काव्य का अनुपम देन है, अनुपम निधि मानी जाती है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम का पीर भी कहा जाता है। तो प्रश्न आपका बन सकता है कि किस रचना को प्रेम का पीर कहा जाता है? प्रेम की पीर, प्रेम की पीर कहा जाता है इसको। और मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये सूफी फ़कीर शेख मोहिदी के शिष्य हैं, शेर शाह के समकालीन हैं और अमेठी के निकट जायस में ये रहते थे। ये सभी बातें मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियू सो कहेसु संदेशड़ा हे भौरा हे काग, सो ध्वनि बिरह जरिए मुई तेई का धुआं हम काग। ये जो है पंक्ति, ये आपने अगर पढ़ा होगा ना तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। बताना है यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में रामचंद्र शुक्ल का कथन क्या है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे, और ये क्वेश्चन आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में बन चुका है, पीजीटी में बन चुका है, ठीक है, रीट में बन चुका है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हर एक प्रकार से ये बनता है, तो ये आपका याद रखिए। सबसे पहले तो ये कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये आपका पद्मावत से ही लिया गया है। ठीक है, तो उनका जो विरह वर्णन है वो भौरा और काग के रूप में यहाँ पे बात हो रहा है। ये क्या इन्होंने कहा है, यह अलंकार का प्रभाव है या रंग की समानता का यही संभव है, आवेग की दशा में यही उचित है, या फिर छंद की पद पूर्ति हेतु किया गया है। भौरा और काग का प्रयोग अलग अलग क्यों किया गया है, अलग अलग संबोधित क्यों किया है जायसी जी ने, ये कथन किसने, मतलब ये बताया किसने है, शुक्ल जी ने बताया है। तो
तो क्या बताया है शुक्ल जी ने, आवेग की दशा में यही उचित था, आवेग की दशा में। अब मैं बात करूं तो ये प्रसंग क्या है, इसको अगर आप समझेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो ये जो पंक्ति है इसमें रानी के हृदय में सहानुभूति की संभावना देखी जा रही है, जहाँ पे ये कहती हैं, इनको ये समझ में आता है कि ये भौरा और ये कौआ दोनों उसी विरहा अग्नि के धुएं में काले हो गए हैं जिसमें मैं जल रही हूँ। तो इन्हें क्या हो गया है, इसके प्रति सहानुभूति हो गई है। सम दुख भोगी के परस्पर सहानुभूति का उदय अत्यंत स्वाभाविक रूप में इन्होंने दिखाया है। इसलिए यहाँ पे इस पंक्ति का प्रयोग जायसी जी ने किया है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये जो भौरे और काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या है, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने इसको आवेग की दशा में उचित माना है। ठीक है। अब ये ध्यान रखिए कि जायसी की जो भक्तिकालीन काव्य धारा में निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं ये, और जायसी को हम विप्रलभ श्रृंगार का प्रधान कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? विप्रलभ। विप्रलभ श्रृंगार, विप्रलभ श्रृंगार का प्रधान कवि किसे कहा गया है? जायसी को। ये भी आपका प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ पद्मावत की, तो हमने आपको पहले भी बताया 57 खंड हैं इसके, और इनके जो प्रिय अलंकार है वो क्या है? उत्प्रेक्षा। यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है। पद्मावत को अवधी भाषा का ये प्रथम महाकाव्य है, और ये जो है इसकी भाषा ठेठ अवधी है, याद रखिएगा। प्रतीकात्मक काव्य इसको कहा जाता है पद्मावत को। और विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति भी कहा है। तो ये सभी बातें याद रखेंगे, बार बार इसको मैं आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? ज्ञानदीप बताएंगे। यहाँ पे ज्ञानदीप में कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है देवयानी। ठीक है, ज्ञानदीप नामक प्रेमख्यान काव्य की नायिका देवयानी है। ये किसकी रचना है? शेख नवी की रचना है। शेख नवी की रचना है 1618 में। 1618 ईस्वी में ये रचित है। इस प्रेमाख्यान में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन है। और शुक्ल के अनुसार शेख नवी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त मानी जाती है। तो ध्यान रखिए, प्रेम गाथा परंपरा जो है इसका समाप्त कहाँ से माना जाता है? शेख नवी की इस रचना से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? बार बार बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्यान में रखेंगे। तो जायसी की जो रचना है यहाँ पे चौपाई और दोहा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी सारी बातें मैं आपको बता दी हूँ जायसी और पद्मावत से रिलेटेड। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाई कही गई है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा का पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त हुआ है, और पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित है। तो ये सभी मैं आपको बातें बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपको मैंने ये भी बताया था कि शुक्ल जी ने स्टार्टिंग में जो है पूर्व की बातों को उन्होंने कल्पित माना है और उत्तर की बातों को इन्होंने ऐतिहासिक माना है। तो ये आपका गलत है कि पूरी तरह से ये ऐतिहासिक तथ्य इन्होंने नहीं माना है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगद पैज की रचना किसने की? अंगद पैज की रचना किसने की? ईश्वर दास ने। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, अंगद पैज। इसकी अन्य रचना हम बात करें तो भरत मिलाप इनकी एक रचना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भरत मिलाप। ठीक है, यह राम भक्त मूलक कवि हैं, और ईश्वर दास ने प्रेमाख्यानक काव्य में सत्यवती कथा भी लिखा है। तो याद रखिएगा कि भरत मिलाप जो है ये राम भक्त मूलक कवि हैं, और यहाँ पे उनकी रचना हुई है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रेमाख्यानक काव्य में इनकी रचना कौन सी है, तो ईश्वर दास की ही रचना है। कौन सी? सत्यवती कथा। सत्यवती कथा जो कि आपकी प्रेमाख्यानक काव्य के अंदर आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, मृगावती के रचनाकार कौन है? मृग को कहा जाता है कुतुबन, कुतुबन हो जाएगा यहाँ पे। बहुत अच्छे से मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया है। और ध्यान रखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। आगे देखिए, पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के राजा थे। जैसी की रचना है उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और जो बहुत फेमस है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुतुबन उस्मान, कासिम शाह और नूर मोहम्मद। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से भी प्रश्न आपका बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुल्ला दाऊद की भाषा बताना है। पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि या फिर ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की भाषा बताना है। तो काफ़ी बार बता चुकी हूँ, ठेठ अवधि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधि है। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी काव्य है। इसमें नायक लोरिक है और नायिका कौन है? चंदा। इन्हीं की प्रेम कथा का वर्णन है। 1379 ईस्वी में रचित यह कथा दोहा चौपाई शैली में वर्णित है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। रचना काल की दृष्टि से यहाँ बताना है आपको कि ये रचना आप काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो आप जानते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मृगावती आपको पता है कुतुबन की रचना है। कुतुबन की रचना है ये 1503 में, ये पहले ही बताया था आपको। इसके बाद देखिए, ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की। शेख नबी की रचना है, याद रखिएगा, 1619 में। 1619 में। ठीक है, अब बात करें इंद्रावती। इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। नूर मोहम्मद। ठीक है, नूर मोहम्मद की रचना है। और यहाँ पे हम बात करें तो ये 1744 ईस्वी में रचित है। और अनुराग बासरी भी नूर मोहम्मद की ही रचना है और ये 1764 में रचित है। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए सूफी में 4 साधना के 4 पड़ाव हैं और 4 पड़ाव कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो शरीयत तो है, तरीक़त भी है और मारिफत भी है। कौन नहीं है? मलकत नहीं है। ठीक है, मलकत नहीं है, मलकत की जगह कौन हो जाएगा? हकीकत। ठीक है, शरीयत में क्या होता है? धर्म ग्रंथों का विधि निषेध बताया गया है। धर्म ग्रंथों का विधि निषेध है इसमें, धर्म ग्रंथों का विधि निषेध। ठीक है, और तरीक़त में क्या है? हृदय की शुद्धता, हृदय की शुद्धता, हृदय की शुद्धता का वर्णन है। हकीकत में क्या है? भक्ति उपासना से सत्यबोध, भक्ति उपासना से सत्यबोध, भक्ति उपासना की बात इसमें की गई है। और मारिफत में क्या है? सिद्धावस्था, यानी कि आत्म परमात्मा का मिलन, सिद्धावस्था का वर्णन है इसमें। वर्णन क्या है इसमें? सिद्धावस्था प्राप्त होता है। तो 4 पड़ाव हैं सूफी साधना के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम बताना है। ये ठीक है, बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो मधुमालती तो है नहीं, चंद्रावती भी नहीं है, इंद्रावती भी नहीं है। नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है? अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। और अभी अभी आपने इसको बहुत अच्छे से देखा है। और ये ध्यान रखिए कि अच्छा, इंद्रावती भी तो इसी की रचना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही थोड़ा गड़बड़ है, क्वेश्चन में ही थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पे आपका अनुराग बांसुरी तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे याद रखिएगा इंद्रावती भी इसी की रचना है, नूर मोहम्मद की ही रचना है। और ये दोनों रचना आपको ध्यान में रखना है। अनुराग बांसुरी की हम बात करें तो ये 1764 में रचित है और इंद्रावती की हम बात करें तो ये 1744 में। दोनों ही रचनाएं नूर मोहम्मद की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, चंदायन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। कोई कलर सुटेबल ही नहीं है। फोर्थ, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पद्मावत। ठीक है, पद्मावत में ये राघव चेतन जो है ये गुरु रूप में रहता है। इसको आपने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है ना। ये एक मूवी में भी आपको देखने को मिला होगा राघव चेतन। चलिए, शाह निजामुद्दीन चिश्ती किसी से परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे? बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? यहाँ पे शिष्य परंपरा होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, शिष्य परंपरा होगा। ठीक है, शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? तो याद रखेंगे यहाँ पे उस्मान हो जाएंगे। ठीक है, उस्मान शाह जो है ये निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ये गाजीपुर के निवासी थे और जहांगीर के समकालीन थे। 5 भाई भी थे ये। इसके पिता शेख हुसैन हैं। और उस्मान ने किसकी रचना की है? चित्रावली की। चित्रावली की रचना इन्होंने की है 1913 में। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग डैश के लिए किया? किसके लिए किया? नक्शिक वर्णन, विरह वर्णन, आध्यात्मिक साधना, शौर्य चित्रण या मसनवी शैली? किसमें किया बताएंगे? तो याद रखिएगा विरह वर्णन यहाँ पे देखने को मिला है सबसे बेहतर। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 12 मासा पद्धति का उपयोग विरह वर्णन के लिए किया है नागमती वियोग खंड में। ठीक है, और इसमें नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। 12 मासा मूलतः विरह प्रधान लोक संगीत है, ये भी आपको बताना चाहिए। यह पद और गीत में जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किया जाता है वही आपका 12 मासा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंदायन की रचना बताएंगे। तो चंदायन की रचना कब हुई? बहुत बार बता चुकी हूँ। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1379। ठीक है, 1379 में चंदायन की रचना किसने की? मुल्ला दाऊद ने की। बार बार यहाँ पे मैं आपको ये डिस्कस कर रही हूँ, मुल्ला दाऊद ने की। चांद पे चढ़ जाएगा दाऊद, है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको याद भी रखा था। इसमें चंदा और लोर नायक की कथा का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। कुतुबन जो है ये किस बादशाह के आश्रित कवि थे? बताएंगे यहाँ पे कुतुबन के बारे में आपको बताना है। याद रखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है हुसैन शाह। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हुसैन शाह के आश्रित थे कुतुबन। कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? शेख बुरहान। शेख बुरहान, ये किसका? ये इनके गुरु का नाम था। ठीक है, इनके गुरु का नाम था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो आप जानते हैं, कुतुब शाह, शेर शाह, ये सब जो है। और जायसी के गुरु का नाम क्या था? शेख मोहिदी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? पद्मावती, सुवा, रतन सेन, नागमती। कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो सुवा जो है यानी कि तोता जो है वो गुरु का प्रतीक माना जाता है। तो पद्मावती का प्रतीक किसका प्रतीक है? पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। रतन सेन है, ये किसका प्रतीक है? मन यानी कि आत्मा का प्रतीक है। ठीक है, नागमती की बात करें तो ये सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, माया, दुनिया। ठीक है, इस प्रकार से। और कौन बचा? इसमें तो सब बता दिया, पर इसके अलावा भी याद रखिए राघव चेतन जो है ये शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन जो है वो माया का प्रतीक है। इतना तो आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। रतन सेन मन या आत्मा का प्रतीक है। सिंघल जो है वो श्रद्धा का, हृदय का प्रतीक है। सिंघल, जहाँ की वो राजकुमारी है पद्मावती। सिंघल हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा का प्रतीक है। नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। ठीक है,
यहाँ से प्रश्न बनता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ये बता चुकी हूँ इसी क्लास में, तो बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखेंगे सी ऑप्शन से हो जाएगा मृगावती। ठीक है, मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। मृग कहाँ गया? वन में गया। कुतुबन, कुतुबन यहाँ पे आपको याद रखना है 1501 में रचित है, और ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए कौन कब क्या माना है, पहला कौन किसने माना है, यहाँ से प्रश्न आपका एक बन जाता है, तो याद रखिएगा। और राम कुमार वर्मा ने किसे ने माना है? ये देखिए रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? कुतुबन को माना है। बात करें किसकी, किसके बारे में बोल रहे थे, भूल गए अब हम। हाँ, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा ने किसको माना है? याद रख लीजिएगा इसको, मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद को माना है। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, आप सभी को पता है। अब जो कवि को माना है उसी की रचना को भी तो मानेगा ना पहला, ये तो कॉमन सी बात है, आप सभी को पता है। अब देखिए गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना है? गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना है? तो याद रख लीजिएगा असाइत को, असाइत, असाइत को माना है। इसकी रचना क्या है? हंसावली, हंसावली इसकी रचना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? तो यहाँ हम लिख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने किसे माना है? कलर कुछ जम नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? याद रखिए सत्यवती कथा, ईश्वरदास को माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसकी रचना क्या थी? सत्यवती कथा, सत्यवती कथा को इसने माना हुआ है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बस इसको एक बार रिपीट कर लीजिए। शुक्ल जी ने किसे माना है? कुतुबन को। राम कुमार वर्मा ने किसे माना है? मुल्ला दाऊद को। गणपति चंद्र गुप्त ने असाइत को माना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास को माना है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया है? राम भक्ति काव्य धारा में नहीं, सूफी काव्य धारा में माना है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मग पर पाँव न राखियो का बहुते जो हिंदी भाखियों। ये जो पंक्ति है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये पूछा जा रहा है किस बोली में रचित है ये? ब्रज बोली, भोजपुरी, अवधी या बुंदेली? याद रखिए ये किसमें है? आपका अवधी में है। ठीक है, और ये लेखक, इस पंक्ति के लेखक कौन है? इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो याद रख लीजिए नूर मोहम्मद। ठीक है, नूर मोहम्मद। ठीक है, नूर मोहम्मद की ये पंक्ति है, हिंदू मग पर पाँव न राखियों का बहुते जो हिंदी भाखियों। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अनुराग बासरी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और इस रचना में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है। जब नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा था, तो उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने अपनी सफाई दी थी। तो हिंदी में प्रचार ये करते थे, हिंदी में भी इन्होंने रचनाएं की हैं, जिसके वजह से इनको मुस्लिम संप्रदाय बहुत इनको टॉर्चर करता था। तो ये भी बात इसनो, और ये आरोप इन पर लगाया गया कि इन्होंने हिंदी का बहुत प्रचार किया है, हिंदी का समर्थन करते हैं ये। तो इन्होंने यही बात कहा था, हिंदू मग पर पाँव न राखियो का बहुते जो हिंदी भाखियो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, रोज तुल हकायक के रचयिता कौन है? रोज तुल हकायक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखेंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन है नूर मोहम्मद। ठीक है, नूर मोहम्मद की ही रचना है, ये भी ध्यान रखेंगे। और
बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। देखिए इसका प्रकाशन वर्ष का ना ही पूछा जाता है और ना ही मुझे ध्यान में है। तो ये नूर मोहम्मद की रचना है, इतना तो आप ध्यान में रखिए। और नूर मोहम्मद की और कौन कौन सी रचना है, इंद्रावती भी इसकी रचना है, ठीक है, इंद्रावती इसकी रचना है। और इसके अलावा क्या नाम था एक और, अभी इतनी बार करवाया देखो मुझे याद ही नहीं आ रहा। अनुराग बांसुरी, याद आ गया, अनुराग बांसुरी, ठीक है। तो ये दोनों भी रचना इन्हीं की है, याद रख लेंगे, ठीक है। आगे जो है और भी, ये देखिए शेख नबी की रचना कौन सी है, तो याद रखिएगा ज्ञानदीप, ज्ञानदीप, ज्ञानदीप याद रखिएगा, 1619 ईस्वी में इन्होंने रचित है। और कासिम शाह की रचना, कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर, स्टार्टिंग में किया था हंस जवाहिर, ये इनकी रचना है 1731 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये रचना जो है रोजतुल हकायक जो रचना है ये नूर मोहम्मद की है, ये नूर मोहम्मद की है। और ये जो रचना है इन्होंने फ़ारसी भाषा में रची है, बाकी रचनाएं इनकी अवधी में है, बस ये जो रचना है ये इनकी फ़ारसी भाषा में है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। मोहिका हंसेसी की कोहररी, बताएंगे ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है, और बताएंगे ये किसके द्वारा कहा गया है। मोहिका हंसेही की कोहरही, कोहरही का मतलब क्या है, कुम्हार, कुम्हार, मतलब तुम मुझ पे हंस रहे हो या कुम्हार पे, ये क्या है मैटर मैं आपको बता देती हूँ। तो जायसी कारे और देखने में काले थे और कुरूप थे और काने थे, ठीक है। जायसी, एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है कि कौन से सूफी कवि काने थे, ठीक है। तो याद रखिएगा वो थे आपके जायसी। तो वो देखने में कुरूप थे, काने थे, और कहते हैं कि शेर शाह ने इनके रूप को देखकर हंस दिया था। और इस पर जायसी ने इस पंक्ति को कहा था, मोही का हंसे ही की कोह रही, मतलब मुझ पर हंस रहे या कुम्हार पर, अर्थात भगवान पर। तो ये कथन सुनने के बाद उनको अपने ऊपर बहुत वो लज्जित होते हैं और फिर वो क्षमा भी मांगते हैं जायसी से। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति है इनके बारे में, और यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। तो यूपी पीजीटी में ये क्वेश्चन आपका बना था लास्ट, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का क्वेश्चन, मुझे ज़रूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ इसमें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।